Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the next topic, that is static members and static member function of object oriented programming using C++. So let's start with the topic. So today we will be discussing about the static members, and in static members we will be discussing both the static variable as well as function. Both a function and a variable which are declared in a class can be static. And now first we need to understand what is meant by static. Static means the value which is fixed. Okay, dynamic which keeps on changing, while the static means something that is fixed. Okay, so here first I'll talk about the instance वर्ड. पहले हम ये इंस्टेंस वर्ड को समझ लेते हैं. इंस्टेंस वर्ड जो था ये था रिलेटेड आपके ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है, वंस यू आर क्लियर विद दिस इंस्टेंस ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द स्टैटिक मेंबर्स. ओके, सो हमने क्या बोला था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है एट ए टाइम इट बिहेव्स एज एन इंस्टेंस. उसको एट ए टाइम इसको इंस्टेंस भी कहा जाता है बिकॉज अ क्लास कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे इस क्लास में आपने मान लीजिए कोई वेरिएबल ले लिया इंट ए. ठीक है, ए वेरिएबल ले लिया और इसका ऑब्जेक्ट O1 बना लिया, O2, O3, O4. तो हमने क्या स्टडी किया था कि मेमोरी इज ऑलवेज एलोकेटेड टू अ ऑब्जेक्ट नॉट टू अ क्लास. ठीक है, तो अब जब मेमोरी एलोकेट होगी ऑब्जेक्ट्स को, इट मीन्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल की हर एक के पास अपनी अपनी कॉपी हुई. इसके पास भी अपना ए है, इसके पास भी अपना ए है, इसके पास भी अपना ए है, इसके पास भी अपना ए है. ठीक है, तो मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास इसकी कॉपी चलेगी. इट मीन्स इन सभी को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी. इसको भी 2 बाइट, इसको भी 2 बाइट, इसको भी और इसको भी. ठीक है, एंड हमने स्टार्टिंग में क्लास में एक वेरिएबल तो लिया था. इट मीन्स दिस वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड आप कह सकते हो, या ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. दे आर नॉट शेयरिंग दिस वेरिएबल. वो इस वेरिएबल को शेयर नहीं कर रहे. ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 हो सकती है, यहाँ पे 20 हो सकती है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40. अगर आपको ए से कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मान लीजिए क्लास है आपकी BSc या BA और आपका रोल नंबर यहाँ पे हमने ले लिया रोल नंबर R. तो रोल नंबर R के जितने ऑब्जेक्ट होंगे यानी कि जितने स्टूडेंट्स होंगे S1, S2, S3, S4, तो हर एक के पास अपना अपने रोल नंबर की वैल्यू होगी. किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3, किसी का 4. सभी का कॉमन नहीं होगा. ठीक है, बट देयर मे बी अ सिचुएशन अराइजेस वेयर यू वांट टू कीप अ सिंगल कॉपी ऑफ अ वेरिएबल फॉर द होल क्लास. कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपका एक ही वेरिएबल हो और उसे सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करें. ठीक है, मीन्स अगर उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती है तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए. ठीक है, सो दिस इज़ पॉसिबल थ्रू स्टैटिक वेरिएबल्स. ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स में क्या होता है, a variable is shared among all the objects. ठीक है, आप एक वेरिएबल को शेयर करते हो सभी ऑब्जेक्ट्स को और इसको मेमोरी हमेशा एलोकेट एक बार होती है. मेमोरी इज एलोकेटेड वंस. ठीक है, इसको मेमोरी जो है एक बार एलोकेटेड हुई. यहाँ पे जितनी बार आपके ऑब्जेक्ट बने उतनी बार मेमोरी एलोकेट हुई. बट इस केस में क्या होगा, मेमोरी आपको सिर्फ एक ही बार जो है वो एलोकेट होगी. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे आपका बैंक में आपका होता है बैंक में आपको जो है इंटरेस्ट रेट मिलता है. ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कॉमन है. ठीक है, आपके कस्टमर जैसा मर्जी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई नॉर्मल आपका जॉब वाला आदमी हो, सभी को इंटरेस्ट रेट कॉमन ही मिलेगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए रनिंग पे आपको सभी को 4% मिलता है. रनिंग में आपका जितना भी पैसा होता है उसको आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा. तो इट मीन्स आपके ऑब्जेक्ट चाहे जितने मर्जी हों, उनके जो मर्जी फीचर्स हों, उनको सभी को इंटरेस्ट रेट कॉमन ही मिलेगा. इट मीन्स वी वांट दिस वैल्यू टू बी कॉमन फॉर ऑल द पर्सनस. इसी तरह आप जैसे आपके ग्रेस मार्क्स कई बार लगते हैं. ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स में क्या होता है, सभी के 10-10 नंबर बढ़ा दो. चाहे उस बच्चे के अभी 80 मार्क्स हैं, चाहे उसके 90 हैं, चाहे उसके 30 है, चाहे 40 हैं, ठीक है। तो
आपको ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप बोलोगे सभी को ग्रेस मार्क्स दे दो, या आप ऐसा बोल दोगे अगर उसने ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही गलत आ जाता है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो बोलती है कि अगर इसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो जिन्होंने ये अटैम्प्ट किया उन सभी को इतने इतने नंबर दे दो। तो मतलब नंबर सेम ही कॉमन ही रख दिए, वो सभी को मिल गए, ठीक है। तो इट मीन्स आपको केवल सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि यू वांट अ वेरिएबल टू बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड यू वांट इट टू बी एलोकेटेड मेमोरी ओनली वंस। आप चाहते हो कि उसको मेमोरी भी एक बार मिले, अगर मेमोरी एक बार मिलेगी तभी वो उसकी एक कॉपी बनेगी, अगर उसको मेमोरी बार बार दे दी तो फिर उसकी कॉपीज अलग अलग बन जाएंगी, ठीक है। तो अब स्टैटिक मेंबर को जो है बात आती है इसको डिक्लेयर और यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे चले जाते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपने लिखना होता है क्लास, उसके बाद क्लास का नाम जो भी आप रखना चाहते हो, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो कुछ भी आपने लिखना है आप लिख लो। उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल देखो, स्मॉल में लिखना है एस स्टैटिक, जो भी वेरिएबल की डेटा टाइप होगी और जो भी उसका नाम होगा वो आप दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप इतना काम यहाँ पे करोगे, क्लास नेम, उसके बाद आपने जो भी डिक्लेयर करना है कर लो। उसके बाद जहाँ पे आपको डेटा टाइप स्टैटिक डिक्लेयर करना है, आप प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिक भी कर सकते हो, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो, ये तीनों आप कर सकते हो। तो उसके बाद आपने लिखना क्या है, स्टैटिक डेटा टाइप, और आपने नेम दे देना है और सेमीकोलन लगा देना है। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं करना, इसको यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिक्लेयर, ठीक है। जैसे हमने फंक्शन के केस में पढ़ा था कि डिक्लेयर और डेफिनेशन अलग अलग चीज़ होती है, तो यहाँ पे जब आप इनिशियलाइज करते हो तब उसको एक किस्म से आप डिफाइन करते हो। इसको आपने डिफाइन हमेशा बाहर करना है। तो डिफाइन आपने क्लास खत्म होने के बाद करना है। वो कैसे करना है, आपने क्लास नेम लिखना है, देन यू हैव टू यूज़ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये वाला हमने ऑपरेटर स्टडी किया था जब मेंबर हम आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर रहे थे, तो वही यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, क्लास नेम। उसके बाद आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करना है, देन यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड देन यू हैव टू असाइन इट्स वैल्यू एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो स्टैटिक मेंबर्स को जब भी आपने यूज़ करना है प्रोग्राम में, यू नीड टू डिक्लेयर इट फर्स्ट इन द क्लास। आप उसको क्लास में पहले डिक्लेयर करते हो। अब क्यों डिक्लेयर करते हो, क्योंकि हमने क्या स्टडी किया था कि क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब जिसे पंजाबी में बोलते हैं वो छापा, नीले से कलर का जो पेज आता है जिस पे जो लिखते हो वो एज इट इज़ नीचे छप जाता है। तो इस तरह आपका क्लास का एक ब्लूप्रिंट है। तो इसके बेसिस पे सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से डाटा मेंबर्स हैं और कौन कौन से इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्टैटिक, यहाँ पे हमने इसको ब्लूप्रिंट की नज़र से तो देखना है, क्योंकि हमने ब्लूप्रिंट बना दिया कि सभी को पता होना चाहिए क्लास में क्या क्या है, इसलिए हमने इसको डिक्लेयर तो यहीं पे करना है। बट बिकॉज जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है उसको मेमोरी एक बार मिलती है, हमने क्या स्टडी किया, उसको मेमोरी कितनी बार मिलती है, सिर्फ एक बार मिलती है। तो जब एक बार मिलती है तो इट मीन्स अगर वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, क्योंकि हम क्या बार बार स्टडी कर रहे हैं कि मेमोरी किसको मिलती है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब अगर आपके 10 ऑब्जेक्ट बन गए तो आपको 10 बार मेमोरी देनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को। इट मीन्स आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर सकता। अगर उसने ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर लिया, यानी कि उसकी जो पोजेशन है, उसका जो मालिकाना हक है, अगर वो ऑब्जेक्ट को मिल गया तो उसको उतनी बार मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अगर उतनी बार मेमोरी एलोकेट होगी तो वो कॉमन नहीं रहेगा, वो शेयर्ड हो जाएगा। कॉमन नहीं होगा, वो कॉपीड हो जाएगा। हर एक के पास अपनी अपनी कॉपी बन जाएगी, हर एक के पास अपना अपना इंस्टेंस बन जाएगा। तो इट मीन्स जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है, इट डज नॉट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इट बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करता है, क्लास को। इट बिलोंग्स टू द क्लास, ठीक है। क्योंकि अब क्लास को बिलोंग करता है, इसीलिए हम यहाँ पे ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में क्या स्टडी किया था कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें ये बताता है कि इस साइड का जो भी हमने लिखा हुआ है, इस साइड पे, यानी कि इसके राइट साइड पे जो कुछ भी लिखा है, चाहे हमने वेरिएबल का नाम लिखा है, चाहे हमने फंक्शन का नाम लिखा है, वो किसको बिलोंग करता है। तो वो किसको बिलोंग करता है, इस क्लास को। इट मीन्स द स्टैटिक वेरिएबल्स बिलोंग्स टू अ क्लास, नॉट टू अ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, ये क्लास को ऑब्जेक्ट बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको क्लास वेरिएबल्स भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के किसी ने पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास वेरिएबल्स, तो वहाँ पे आपको मेंबर वेरिएबल्स नहीं लिखने। अब मेंबर वेरिएबल्स और टेक्निकली जो है आपका क्लास वेरिएबल्स इज़ नॉट इक्वल टू मेंबर वेरिएबल,
ठीक है। मेंबर वेरिएबल वो हुए जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं और क्लास वेरिएबल्स वो हुए जो आपकी क्लास को बिलोंग करते हैं। तो आपका क्लास वेरिएबल्स अगर क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है तो इट मीन्स द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल्स। आपने ये ध्यान रखना है कि क्लास वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स का मतलब एक ही है, तो इसको हम क्लास वेरिएबल्स भी बोल देते हैं। उसके बाद जो इसको इनिशियलाइज जो है ये ऑटोमेटिक, ये इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं भी करोगे, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को डिफ़ाइन नहीं करोगे तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होती है इंटीजर के केस में। ठीक है, अगर ये वैल्यू इंटीजर है तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनको मॉडिफाई अगर करना हो तो हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इनको मॉडिफाई करने के लिए हमें स्टैटिक मेंबर्स का ही यूज़ करना पड़ता है, या हमें यहाँ पे इसकी जाके डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके अलावा जब देखिए अगर हमने बोल दिया कि इसको आप प्राइवेट भी ले सकते हो, पब्लिक भी लिख सकते हो, आप प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो स्टैटिक को, तो इट मीन्स विद इन क्लास तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप इसको आउटसाइड द क्लास यूज़ करोगे। तो अगर आप इसको आउटसाइड द क्लास यूज़ करोगे तो क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि आपको अगर क्लास के बाहर किसी वैल्यू को असेस करना है तो आप कैसे असेस कर सकते थे? ऑब्जेक्ट के थ्रू। आप ऑब्जेक्ट लगाते थे, फिर डॉट ऑपरेटर लगाते थे, फिर उसका नाम लिखते थे। ठीक है, अगर वेरिएबल होता तो वेरिएबल का नाम लिखते थे, अगर फंक्शन होता तो फंक्शन का नाम लिखते थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाले स्टैटिक वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते। अगर नहीं करते तो फिर इनको कॉल कैसे करेंगे? सेम जैसे हमने इनको डिफाइन किया, हम क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, फिर हमने इसका नाम लिख देना है जो भी, और इसकी जो यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप असाइन भी कर सकते हो या इसको कॉल भी कर सकते हो, जो भी कुछ भी आपने करना है। तो अगर आपने पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास असेस करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की। अब क्या है कि देखिए क्योंकि ये क्या है आपके स्पेशल वेरिएबल्स है, ये क्लास वेरिएबल्स हैं और ये स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, तो इनको जो नॉर्मल फंक्शंस है वो इनको असेस नहीं कर पाएंगे। इनके लिए हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैटिक मेंबर फंक्शन का क्या मतलब है? नॉर्मल मेंबर फंक्शन जिसको आप डिफाइन कैसे करते हो? रिटर्न टाइप, देन उसका फंक्शन नेम, देन यहाँ पे आप पैरामीटर्स लिखते हो। तो यही सारा कुछ आपने स्टैटिक मेंबर के फंक्शन के केस में लिखना है। फ़र्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे सिर्फ आप स्टार्टिंग में क्या लगा दोगे? स्टैटिक। ठीक है, आपने सेम फंक्शन को जैसे पहले आप डिक्लेयर या डिफाइन करते थे आपने उसी तरह करना है। फ़र्क क्या पड़ेगा? सिर्फ उसके आगे क्या लगा देना? स्टैटिक। अब इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ आप स्टैटिक मेंबर्स को ही असेस कर पाओगे। ठीक है, आप नॉन स्टैटिक मेंबर्स को असेस नहीं कर पाओगे। ये याद रखना है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के अंदर भी सिर्फ आप स्टैटिक मेंबर्स को ही यूज़ कर पाओगे, आप नॉन स्टैटिक मेंबर्स को यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हमारी जो रिचुअल हमने जो एक मेंटेन कर रखते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? ये जो फंक्शंस होते हैं इनको पब्लिक लेते हैं। अगर पब्लिक लेते हैं तो इट मीन्स इनको आउटसाइड द क्लास यूज़ करना है। अब जैसे आपके स्टैटिक मेंबर्स क्लास को बिलोंग नहीं करते, उसी तरह आपका ये स्टैटिक फंक्शन भी जो है ये क्लास को बिलोंग नहीं करते। इनको भी अगर आपने असेस करना है तो आप क्लास नेम, उसके बाद कॉलन लगा के आपने इस स्टैटिक मेंबर का जो मेंबर फंक्शन का आपने नाम लिख देना है और इसको जो आर्गुमेंट्स पास करने पास करके आपने यहाँ पे इस तरह इसको असेस कर सकते हो। यानी कि असेस करने का यहाँ पे भी क्या तरीका है? क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, इस केस में पॉसिबल है। यानी कि आप ऑब्जेक्ट के साथ जो मेंबर फंक्शन है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। कोई आपको जो कंपाइलर है वो एरर नहीं देगा, बट हम नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये लगता है कि ये मेंबर फंक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को भी ये असेस कर पाएगा। बट जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस है वो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स यानी कि मेंबर वेरिएबल्स को असेस नहीं करता, नॉन स्टैटिक मेंबर्स को असेस नहीं करता, वो सिर्फ किसको करेगा? स्टैटिक वेरिएबल्स को असेस करेगा। इसलिए बजाय ऑब्जेक्ट के आप यहाँ पे भी याद ही रखो, आप यही एक फॉलो करो रूल कि आपने क्लास नेम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन लगा के ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन को जो है आपने कॉल करनी है, अदरवाइज़ आपने कॉल नहीं करनी। ठीक है,
तो मैं दोबारा एक बार आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम डायरेक्टली देखेंगे। पहले क्या होता था, ऑब्जेक्ट के आपके इंस्टेंस होते थे, यानी कि आपके एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग मेमोरी मिलती थी। अब स्टैटिक वेरिएबल का केस में क्या है कि आप चाहते हो कि आपका एक वेरिएबल हो जो सभी ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर करें, यानी कि उसको मेमोरी एक बार ही मिले, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स हैं और उसका सिंटैक्स क्या है कि आपने क्लास नेम लिख देना है, उसके बाद आपने जो कुछ भी डिक्लेयर करना है डिक्लेयर करके वहाँ पे आप स्टैटिक डाटा टाइप और उसका जो डिक्लेयर कर दो स्टैटिक डाटा टाइप, उसका नेम दे दो, ठीक है। उसके बाद जब आप डिफाइन करते हो तब इसको एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट होती है, और मेमोरी एलोकेट करके हम बता क्या रहे हैं कि ये इस क्लास को बिलोंग करता है। वो कैसे बताते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है हमेशा इनिशियलाइज होता है 0, इसको हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ए क्लास नॉट टू अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। इसको जब आपने यूज़ करना है, आपने विद इन क्लास तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, आउटसाइड क्लास अगर यूज़ करना है तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन और क्लास नेम का यूज़ करना पड़ेगा। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स को अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के थ्रू ही स्टैटिक मेंबर्स को जो है आप अपडेट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। उसमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आप नॉन स्टैटिक मेंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे स्टैटिक मेंबर जो था यानी कि वेरिएबल था, उसको तो असेस करने का एक ही तरीका था कि आप क्लास नेम और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ही लगाओगे, जबकि जो आपके पास मेंबर फंक्शन है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, उसको आप क्लास नेम के साथ भी असेस कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ भी असेस कर सकते हो। बट हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उससे हमें ये कई बार लगता है कि शायद ये वाला जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है और ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स को भी असेस कर सकता है, पर ये करता नहीं। इसलिए हम नॉर्मली यही रूल फॉलो करते हैं कि हमने स्टैटिक मेंबर फंक्शन को क्लास के साथ ही असेस करना है, क्लास नेम के साथ ही, स्कोप रेजोल्यूशन के साथ ही आपने असेस करना है, ठीक है। तो अभी हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो मैंने अभी C++ का IDE खोल लिया है, तो अभी हम इसमें फ़ाइल में जाके न्यू करेंगे। उसके बाद जैसे हम इसको सेव करते हैं तो पहले हम सेव कर लेंगे। मैं BABSC फ़ोल्डर में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे नाम रख दिया इसका स्टैटिक, ठीक है, CPP। अब इसको मैं यहाँ पे मैंने लिखना शुरू कर दिया, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। तो अभी हमें स्टैटिक वेरिएबल में करना है क्या है, हमने क्या बोला कि हम एक कॉमन रखेंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल ही, हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे कि हमारे पास 3 बंदे हैं, ऑब्जेक्ट 1 2 3, तीनों को अकाउंट में कुछ पैसे हमने रख दिए, ठीक है। तो सभी को जो है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो सभी को 4% के हिसाब से या 5% के हिसाब से ही मिलेगा। तो इट मीन्स हम क्या बनाएंगे, हम एक क्लास बना लेंगे अकाउंट नाम की, उसमें सभी अपने अकाउंट खोल लेंगे, उसमें उनका जो बैलेंस होगा वो हमें पता चल जाएगा, और उसमें इंटरेस्ट जो है उसको हम मल्टीप्लाई करके वहाँ पे उसकी जो उसकी कैलकुलेशन करके हम सिंपल सी दिखा देंगे। तो अभी क्या करते हैं, हैश इंक्लूड IO stream .h, ठीक है। उसके बाद हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट .h, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं, सिंपल सी क्लास लेंगे, क्लास अकाउंट ACC कर दी है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी इसके अंदर जो है आप प्राइवेट वेरिएबल ले लो, एक तो ले लो इंट अकाउंट नंबर, एक आपने अकाउंट नंबर ऐड कराना है, एक आप बैलेंस जो है वो करोगे, और उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल बैलेंस, और एक हमें क्या लेना है, अभी स्टैटिक वेरिएबल लेना है। स्टैटिक हमें क्या लेना है, स्टैटिक इंट रेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डबल की फॉर्म में इसको लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्योंकि आपने पॉइंट्स में वैल्यू लेनी है, परसेंटेज में लेनी है, तो ये जो है मल्टीप्लाई होकर फ्लोट में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आप इंटीजर में ले लो, यहाँ पे जो बैलेंस है ये भी आप डबल में ही ले लो। डबल में क्या होता है कि आपकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम डबल ले रहे हैं, वैसे फ्लोट भी आप ले सकते हो लेना चाहते हो तो। अभी मैं यहाँ पे पब्लिक लगा रहा हूँ। पब्लिक में हम पहले तो क्या है कि अकाउंट नंबर एंटर करा लेंगे यूज़र से कि सी आउट एंटर द अकाउंट नंबर, ठीक है। हमने अकाउंट नंबर उससे एंटर करवा लिया, तो सी इन हम कर लेते हैं अकाउंट नंबर, हमने उससे अकाउंट नंबर जो है एंटर करवा लिया, ठीक है। उसके बाद हम उससे बोलेंगे कि एंटर योर बैलेंस, एंटर द डिपॉजिट अमाउंट, चलो ऐसे कर लो कि आप कितने पैसे जमा कराना चाहते हो, डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है।
आप ऐसा कर लो। उसके बाद सी इन इसमें लगा लो आप, इसकी वैल्यू आप ले लो बैलेंस में, ठीक है। अभी मैंने ये सिर्फ एंट्री कराई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वॉइड शो, सीधा ही इसमें वॉइड शो में मैं सारा कुछ कर दूँगा, कैलकुलेशन कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बैलेंस इज़ इक्वल टू बैलेंस इनटू, बैलेंस में बैलेंस इनटू हम करेंगे पहले रेट, रेट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हम करते हैं इसको बैलेंस में, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि जो हमारा बैलेंस है उस पर रेट लगा के, जैसे हमारा 100 रुपये जमा करा है तो 4% के हिसाब से 4 रुपये बन गए, तो उसको मल्टीप्लाई आप करा दोगे, 4 रुपये आ जाएंगे। बैलेंस फ़िलहाल 100 है, 100 + 4 जो है 104 आपका टोटल आ जाएगा, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस में वैल्यू ले ली। तो अभी हम जो है वैल्यू सिंपल शो करा देंगे कि योर एंटर्ड बैलेंस योर, पहले हम लिखते हैं अकाउंट नंबर, योर अकाउंट नंबर इज़, हम उसका जो अकाउंट नंबर है उसको पहले शो करा देते हैं कि ये आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद हम लगा दें योर डिपॉज़िट अमाउंट इज़, आपकी जो आपने जो डिपॉज़िट कराया है उसकी अमाउंट जो है, यहाँ पे इसको जो है आप अलग से लो, यहाँ पे डबल टोटल, क्योंकि हमें ओरिजिनल बैलेंस की वैल्यू भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल ले लिया, डबल टोटल बैलेंस ले लिया, ठीक है। तो अब जो है ये इसलिए लिया है क्योंकि अब मैंने यहाँ पे बैलेंस की वैल्यू प्रिंट करानी थी, क्योंकि बैलेंस की तो अपडेट हो जाती, ठीक है। अगर वैल्यू अपडेट हो जाती तो मैं यहाँ पे शो कैसे कराता प्रीवियस वाले की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। तो योर अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाने के बाद आपकी टोटल अमाउंट कितनी बन गई वो हम देख लेते हैं, टोटल अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बंद कर दो, यहाँ पे आप क्लास बंद कर दो। तो हमने स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन कर देंगे। तो डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्लास का नाम लेना पड़ेगा, अकाउंट रेट इज़ इक्वल टू 0.04, हम जो है 4% के हिसाब से ही लगा रहे हैं ब्याज। अभी हम वॉइड मेन लगा देते हैं। वॉइड मेन में आपने पहले CLR SCR आपने क्लियर स्क्रीन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंट के ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 1, एक बंदा हो गया ऑब्जेक्ट 1, एक हो गया 2, 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट 1 जो है वो अपनी एंट्री कर देगा, पहले अपना डाटा जो एंटर कर देगा कि मैं उसने अकाउंट खुलवा लिया, और अपना जो है डिपॉजिट अमाउंट बता देगा वो। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 जो है ये अपना डिपॉजिट बता देगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सीधा शो करना है ऑब्जेक्ट 1 पहले वाले का फाइनल इंटरेस्ट लगा के क्या वैल्यू आएगी, और ऑब्जेक्ट 2 के इंटरेस्ट लगा के क्या वैल्यू आएगी, और लास्ट में हमने गेच कर देना है। तो इसको भी आप बंद कर दो, ठीक है। तो ये इतना आपका हो गया। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, एंटर, यहाँ पे इसको स्लैशन लगा देते हैं, यहाँ पे भी स्लैशन लगा देते हैं, इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे स्लैशन हमें लगाना है ताकि ये न्यू लाइन में सारा थोड़ा सा डेकोरेट हो के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, यहाँ पे भी मैं ऐसे लगा देते हैं एक छोटा सा, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कस्टमर, ठीक है। पहले बंदे की डिटेल्स आ जाएंगी, उसके बाद आ जाएगा सी आउट, डिटेल्स ऑफ सेकंड कस्टमर, ठीक है। यानी कि उसकी शो करने से पहले हमने जो है एक मैसेज से प्रिंट करा दिया सिर्फ। तो अब ये कैसे चलेगा प्रोग्राम, सबसे पहले अकाउंट का चलेगा, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 आपका डिक्लेयर हो जाएगा, उसको मेमोरी मिल जाएगी अकाउंट नंबर को और बैलेंस को मिल जाएगी, ठीक है। एक लोकल वेरिएबल हमने यहाँ पे टोटल बैलेंस लिया हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो स्टैटिक डबल रेट ये वैल्यू क्या बताएगा कि ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे। तो इसको हमने बाहर डिफाइन कर दिया है, इसकी वैल्यू 0.4%, मतलब अगर आप परसेंटेज में लोगे तो 4/100 लिखना पड़ता, तो मैंने 0.04 सीधा लिख दिया। उसके बाद आप बैलेंस में इसकी वैल्यू को प्लस करके टोटल बैलेंस में डाल रहे हो, और आप अकाउंट नंबर शो कर रहे हो, डिपॉजिट कितना किया था उसका, इंटरेस्ट के बाद कितनी वैल्यू बन गई। तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एंटर करवा दिया, उसके बाद डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कस्टमर कर देगा, ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम
रन करके देख लेते हैं। एरर 2 आ गए। अकाउंट रेट, 1 मिनट रुकिए, अभी इसमें 2 एरर आ रहे हैं। अकाउंट रेट, टाइप नेम मिसमैच, ACC स्पेलिंग ठीक है, RAT ये स्पेलिंग भी ठीक है। अभी डबल लगाना पड़ना था इसके आगे, ओहो डबल। F9 अब करके देखते हैं। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे डबल लगाना चाहिए था कि उसकी क्या डेटा टाइप यहाँ पे बतानी पड़नी थी। ठीक है, डेटा टाइप हमने नहीं बताई थी इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, टाइप मिसमैच क्या आ रहा था। तो अब इसको हम जो है रन करके देख लेते हैं। एंटर अकाउंट नंबर, पहले का अकाउंट नंबर 1 भर दिया मैंने, इसकी डिपॉजिट अमाउंट भर दो आप 100 रुपये भर दिया। दूसरे का, अब ये सेकंड का आ गया तो इसका 2, इसकी डिपॉजिट 200। तो आप देखिए पहले का क्या आ गया, योर अकाउंट नंबर इज़ 1, योर डिपॉजिट अमाउंट इज़ 100, उसके बाद 4% उस पर ब्याज लग गया। 2 अकाउंट नंबर 2, उसका भी 200 रुपीज़ आया, तो उस पर जो आपका ब्याज बना वो 8 रुपये बना, तो 8 रुपये ऐड हो गया, आपकी टोटल अमाउंट जो है वो 208 बन गई। तो इस तरह जो है आप स्टैटिक वेरिएबल्स को जो है यूज़ कर सकते हो। इसी में मैं आपको एक मॉडिफाई कर देता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कल को आप अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लगा दो वॉइड मॉडिफाई रेट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको आप स्टैटिक बना रहे हो, मतलब कल को आपका रेट जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने स्टैटिक लगाना है, मॉडिफाई आप रेट लिख रहे हो, यहाँ पे आप वैल्यू एक रिसीव करोगे डबल इंक्रीमेंट, कि आपने कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू रेट प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रेट की वैल्यू को जो है मॉडिफाई कर दिया, और यहाँ पे आप लिख दो मॉडिफाइड सी आउट /n modified rate of interest is 0.05 कर दो अभी। ठीक है, इज़ जितना आप मॉडिफाई करोगे तो उसकी वैल्यू हम शो कर देते हैं रेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ख़त्म कर देंगे। अब आपने एक बार तो ये सारे को हम दोबारा कर देते हैं। यहाँ पे अब आप क्या करो, सिर्फ जैसे डिटेल्स तो आपने फर्स्ट कस्टमर के लिए ली, उसके बाद सेकंड के लिए ली, यहाँ पे आप कर दो अभी ऑब्जेक्ट 2 नहीं हम करते हैं अकाउंट, इसके साथ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मॉडिफाई रेट, आप वैल्यू प्लस कर दो 0.01। तो अब क्या होगा कि ये 0.1 उसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 0.05 बन जाएगा। तो उसके बाद आप दोबारा ये जो सारा है आप एक बार फिर से कॉल कर लेना, कॉपी। तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ मॉडिफाई हो गया, आपको जो है नए इंटरेस्ट के हिसाब से जो वैल्यूज़ शो कर देगा, और कुछ नहीं होगा इसमें। इंसर्ट दबाया गया मेरे से यहाँ पे, इंसर्ट। ठीक है, तो अभी इसको आप सेव कर लो और उसके बाद आप इसको रन कर लो। एरर आ गया, यहाँ पे था एरर, कंट्रोल F9। ठीक है, अभी अकाउंट नंबर 1 100 रुपये इसने जमा करा दिया, 2 इसने 200 रुपये जमा करा दिए। अब देखो क्या हुआ, मॉडिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 0.05, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आराम से ऊपर पहले देख लीजिए, अकाउंट नंबर 1 है 100 है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के 104 रुपये आ गए, फिर 2, फिर 200, 208, उसके साथ ही लिखा आ गया, स्लैश हमने नहीं लिखाया था इसलिए नहीं आया वो। मॉडिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया अब 0.05, तो 0.05 के हिसाब से अभी 5 रुपये बन जाएंगे 100 रुपये के ऊपर। तो आपका 100 का 105 बन गया, उसके बाद 200 के ऊपर आपका 210 रुपये बन गया। ठीक है, तो इस तरह आप स्टैटिक मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को जो है वो यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प आउट करने में मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच।